नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। गुजरात के 4 शहरों में फिर लगेगा नाइट कर्फ्यू, 28 फरवरी तक लागू रहेंगे प्रतिबंध। जी हां दोस्तों, इस वायरस महामारी का फैलाव रोकने के लिए गुजरात में नाइट कर्फ्यू बढ़ाने का ऐलान किया गया है। यहां अहमदाबाद समेत प्रदेश के 4 प्रमुख शहरों में लागू नाइट कर्फ्यू को अब 28 फरवरी तक बढ़ाया गया है। हालांकि इस दौरान हल्की छूट भी दी गई है। दरअसल दोस्तों अब अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट का ये नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बजाय अब आधी रात से लेकर सुबह 6 बजे के बीच लागू रहेगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पिछले साल दिवाली के बाद इन शहरों में इस महामारी संक्रमण के मामलों में बेहताशा बढ़ोतरी के बाद नवंबर के अंत में पहली बार नाइट कर्फ्यू लगाया गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बंगाल में अब फूड पॉलिटिक्स, 5 रुपए में गरीबों को भरपेट खाना खिलाएगी ममता बनर्जी। ममता ने कोलकाता में मां की रसोई की शुरुआत। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले खूनी संघर्ष, दल बदल, जुबानी हमलों के बाद अब फूड पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को मां की रसोई योजना शुरू की। इसके तहत सिर्फ 5 रुपए में गरीबों को दोपहर में भरपेट भोजन दिया जाएगा। मेन्यू में दाल, चावल और सब्जी के साथ एक अंडा शामिल है। वहीं दोस्तों स्कीम का नाम तृणमूल कांग्रेस के नारे मां, माटी और मानुष से लिया गया है। ममता ने कहा है कि राज्य सरकार प्रति प्लेट 15 रुपए की सब्सिडी वहन करेगी। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह हर दिन दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच रसोइयों का संचालन करेंगे। धीरे धीरे राज्य में हर जगह ऐसे रसोई घर बनाए जाएंगे। तमिलनाडु में भी इसी तरह अम्मा कैंटीन के नाम से तब की सीएम जयललिता ने एक योजना शुरू की थी। इससे पहले दोस्तों भाजपा के चुनावी अभियान के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह गरीबों के घर भोजन करते दिख चुके हैं। 5 नवंबर को बाकुंडा जिले के चतुर्थी गांव में अनुसूचित जनजाति के करीब 350 लोगों के बीच अमित शाह ने एक दलित परिवार के यहां न केवल दिन का भोजन किया बल्कि परिवार के साथ फोटो भी खिंचवाई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 4 सरकारी बैंक होंगे प्राइवेट। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक प्राइवेट होंगे। 6 महीने में हो जाएगा प्रोसेस शुरू। जी हां दोस्तों, सरकार ने 4 और बैंकों को निजी बनाने के लिए चुन लिया है। इनमें 3 बैंक छोटे और 1 बैंक बड़ा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक छोटे हैं, जबकि बैंक ऑफ इंडिया बड़ा बैंक है। दोस्तों सरकार देश में कुछ बड़े सरकारी बैंकों को ही चलाने के पक्ष में है, जैसे भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा और साथ में कैनरा बैंक। पहले कुल 23 सरकारी बैंक थे। इनमें से कई छोटे बैंकों को बड़े बैंकों में पहले ही मर्जर किया जा चुका है। सरकार ने अब इस बार बजट में 2 बैंकों में हिस्सा बेचने की बात भी कही थी। हालांकि 4 बैंकों के नाम सामने आए हैं। अकाउंट होल्डर्स का जो भी पैसा इन 4 बैंकों में जमा है उस पर कोई खतरा नहीं है। खाता रखने वालों को फायदा यह होगा कि प्राइवेटाइजेशन हो जाने के बाद उन्हें डिपॉजिट, लोन जैसी बैंकिंग सर्विसेज पहले के मुकाबले बेहतर तरीके से मिल सकेंगी। हालांकि इन सभी बैंकों के प्राइवेट हो जाने पर मिनिमम बैलेंस की रकम बढ़ सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राकेश टिकैत ने कहा बातचीत को तैयार हैं, बुलावा भेजे तो सही सरकार। प्रधानमंत्री मोदी को बीच में आने की नहीं है जरूरत। जी हां दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने आज तक के साथ खास बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा है कि क्या अयोध्या के लिए आंदोलन करने वाले लालकृष्ण आडवाणी आंदोलन जीवित है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने आज तक के साथ खास बातचीत की। ट्रैक्टर पर आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप और चित्रा त्रिपाठी से बात करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द करे। उन्होंने कहा कि हम देश की नीति सड़क से बदलेंगे, संसद से नहीं। राकेश टिकैत से जब पूछा गया कि क्या आपके आंसुओं ने पूरी तरह से इस आंदोलन को बदल दिया, इस पर राकेश टिकैत ने कहा कि ये किसान के आंसू थे, न वो डर के आंसू थे न खौफ के थे, वे किसान के आंसू थे। राकेश टिकैत ने कहा कि 26 जनवरी को पुलिस के आगे गुंडे थे, वे लाठी चला रहे थे। पुलिस को बताना चाहिए कि पुलिस की बैरिकेडिंग के अंदर लाठी लेकर कौन पहुंचे थे। राकेश टिकैत ने कहा कि हम बात करें तो किससे करें, हमें तो कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। टिकैत ने कहा कि हमें जमात कहा गया है। जमात किसको कहते हैं, आंदोलनजीवी किसको कहते हैं। क्या लालकृष्ण आडवाणी जब अयोध्या गए थे तो वे आंदोलनजीवी थे? क्या मुरली मनोहर जोशी आंदोलनजीवी थे? महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह आंदोलनजीवी थे?
दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जिन्होंने हिंसा की उन पर कोई कार्यवाही की जानी चाहिए। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर सरकार बात नहीं करती है तो हम यहीं पर बने रहेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि बातचीत के लिए पीएम को आगे आने की जरूरत नहीं है, वो जिसको भेजेंगे हम उनके साथ बात करने को तैयार हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर तंज, कहा अच्छे दिनों का तो पता नहीं लेकिन रसोई गैस के महंगे दिन आ गए। जी हां दोस्तों, महंगाई को लेकर केंद्र सरकार विपक्ष के निशाने पर है। पिछले 10 दिनों में एलपीजी सिलेंडर के दाम में 75 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। सोमवार को कांग्रेस ने सरकार को निशाने पर लिया। इसी बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि अच्छे दिनों का तो पता नहीं लेकिन रसोई गैस के महंगे दिन आ गए हैं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि अच्छे दिनों का पता नहीं लेकिन रसोई गैस महंगी जरूर हो गई है, यानी कि महंगे दिन आ गए हैं। इससे पहले कांग्रेस ने रसोई के दाम में 50 रुपए की ताजा बढ़ोतरी को लेकर सोमवार को केंद्र सरकार पर लूट और मुनाफाखोरी का आरोप लगाया और कहा कि जनता को राहत देने के लिए बढ़ी हुई कीमतों को तत्काल वापस लिया जाए, पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क को कम किया जाए। विपक्षी पार्टी ने यह सवाल भी किया कि यूपीए सरकार के समय सिलेंडर लेकर सड़क पर बैठने वाले बीजेपी की महिला नेता अब चुप क्यों है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया, जनता से लूट सिर्फ 2 लोगों का हो रहा है विकास। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, म्यांमार से रोहिंग्या शरणार्थियों का आना जारी, बांग्लादेश ने सबको नए द्वीप पर भेजा। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश सरकार ने सोमवार को म्यांमार से आए रोहिंग्या शरणार्थियों के चौथे समूह को बंगाल की खाड़ी में विकसित किए गए नए द्वीप पर भेजा है। मानवाधिकार समूह द्वारा इस प्रक्रिया को रोके जाने का आह्वान किए जाने के बावजूद शरणार्थियों को द्वीप पर भेजा गया। बांग्लादेशी नौसेना के कमांडर मुजमिल हक ने संवाददाताओं से कहा कि कोक्स बाजार के शरणार्थी शिविरों में रह रहे करीब 2000 रोहिंग्याओं को नए विकसित किए गए भसान 4 द्वीप पर भेजा गया है। इस द्वीप को विशेष तौर पर पड़ोसी देश म्यांमार से आए 1 लाख रोहिंग्याओं को बसाने के लिए विकसित किया गया है। दोस्तों दिसंबर से शुरू हुई प्रक्रिया के बाद से अब तक 7000 से अधिक शरणार्थियों को द्वीप पर भेजा जा चुका है। बांग्लादेश सरकार का कहना है कि शरणार्थियों के लिए अच्छे प्रबंध किए गए हैं और द्वीप को बेहतर रहन सहन के लायक विकसित किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 25 फरवरी को आरबीआई बेचेगा 10,000 करोड़ के बॉन्ड। जी हां दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई 25 फरवरी को ओएमओ के जरिए 10,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदने का प्लान बना रहा है। इस बॉन्ड को खरीदकर आरबीआई इसे रिटेल निवेशकों को बेचेगा। ऐसा माना जा रहा है कि इस बॉन्ड्स की खरीदारी से मार्केट में लिक्विडिटी को सपोर्ट मिलेगा। देश की मौजूदा स्थिति और आर्थिक गतिविधियों को देखते हुए आरबीआई की ओर से यह फैसला लिया गया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इससे पहले सेंट्रल बैंक ने भी करीब 20,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इन बॉन्ड्स के जरिए आरबीआई सरकार को फंड उपलब्ध करा दी है। देश भर में फैली महामारी के बीच सरकार ने कई राहत पैकेज का ऐलान किया। इसके साथ ही आगे देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए आरबीआई फंड जुटाने में लगी हुई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, अमित शाह का बड़ा ऐलान, सरकार बनी तो हर किसान को मिलेंगे 18,000 रुपए। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे चुनावी रण तेज होता जा रहा है। हर पार्टी अपने अपने तरीके से मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रही है। गृह मंत्री और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने एक चुनावी रैली में किसानों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। माना जा रहा है कि अमित शाह का यह ऐलान बंगाल के चुनाव में मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। दरअसल दोस्तों, मोदी सरकार ने किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपए सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। इस योजना को अभी तक बंगाल में लागू नहीं किया गया है। चुनावी रैली में अमित शाह ने ऐलान कर दिया कि अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी तो किसान सम्मान निधि शुरू से लागू की जाएगी। किसान सम्मान निधि को देश में लागू किए 2 साल हो चुके हैं, जिसके तहत 12,000 हजार रुपए किसानों के खाते में डाले जा चुके हैं। अमित शाह के बयान को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। बंगाल में चुनाव जीतने पर बीजेपी हर किसान के खाते में 2 साल के बकाया के साथ तीसरी किश्त भी जमा करेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राकेश टिकैत का पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज, कहा सबसे बड़े आंदोलनजीवी हनुमान जी थे। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर पिछले करीब 3 महीने से भी ज्यादा समय से प्रदर्शन कर रहे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने अब आंदोलन में भगवान हनुमान को भी शामिल कर लिया है। दोस्तों टिकैत ने कहा है कि भगवान हनुमान और महात्मा गांधी भी आंदोलनजीवी थे, इसलिए सरकार को अपनी हट छोड़कर किसानों से बात करनी चाहिए। राकेश टिकैत ने कहा कि कुछ लोग हमको आंदोलनजीवी कहते हैं,
सबसे बड़े आंदोलनजीवी तो हनुमान जी थे, उन्होंने अपनी पूंछ किसी और के लिए जलवाई थी। महात्मा गांधी भी आंदोलनजीवी थे, उन्होंने आरोप लगाया कि आडवाणी जी का जब राष्ट्रपति बनने का नंबर आया तो उन पर अयोध्या का मुकदमा लगवा दिया। टिकैत ने कहा कि आज किसानों को खालिस्तानी दंगाई बताया जा रहा है, उसके लिए इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी के ताजा हालात। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 10 करोड़ 88 लाख को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 24 लाख को पार कर गई है। वहीं दोस्तों इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की बात की जाए तो अमेरिका उसमें अव्वल है। अमेरिका में 2 करोड़ 76 लाख से ज्यादा संक्रमित मामले सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों इसके बाद में इंडिया, ब्राजील, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, फ्रांस, स्पेन, इटली, टर्की आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं क्या है भारत की स्थिति। लेकिन उससे पहले दोस्तों मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है या नहीं। तो जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। तो भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ 9 लाख 16 हजार को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मरने वालों का आंकड़ा 1 लाख 55 हजार से ज्यादा है। इस महामारी का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र पर हुआ है। महाराष्ट्र में 20 लाख 64 हजार से ज्यादा संक्रमित मरीज अब तक रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। वहीं दोस्तों इसके अलावा केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल ऐसे राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा इस महामारी का प्रभाव देखा गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मंच पर बेहोश होकर गिरे थे गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, अब जांच में निकले इस महामारी के पॉजिटिव। जी हां दोस्तों, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी इस महामारी के पॉजिटिव पाए गए हैं। वे रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान भाषण देते हुए अचानक बेहोश होकर स्टेज पर गिर गए थे। इसके बाद से वे अस्पताल में भर्ती हैं, वहीं पर उनका इस महामारी का टेस्ट करवाया गया था। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री विजय रूपाणी रविवार को वडोदरा के निजामपुर इलाके में निकाय चुनाव के लिए एक रैली को संबोधित कर रहे थे। उसी दौरान वे मंच पर बेहोश होकर गिर गए। इसके बाद उन्हें मंच पर प्राथमिक उपचार दिया गया, जिसके बाद वे खुद ही मंच की सीढ़ियों से उतरते दिखे। वहीं इसके बाद वह अस्पताल में भर्ती हुए और अस्पताल में इस महामारी की जांच में वे इसके पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, वेदर अपडेट, जानिए पिछले 24 घंटे और अगले 24 घंटे के मौसम पूर्वानुमान। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं बीते 24 घंटों की। तो दोस्तों बीते 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क बना रहा, यानी किसी भी शहर में पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश नहीं हुई। वहीं दोस्तों उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा तथा पूरब में सिक्किम और हिमालय, पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर घने से बेहद घना कोहरा छाया रहा। वहीं दोस्तों अधिकतम तापमान जम्मू कश्मीर से लेकर गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश तक सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। वहीं दोस्तों आगामी 24 घंटे की बात की जाए तो अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं दोस्तों हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में भी 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने या फिर बूंदे पड़ने की संभावना है। वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मौसम में बदलाव के चलते न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने के आसार हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, गोल्ड के दाम में आज आई गिरावट, चांदी भी हुई महंगी। जी हां दोस्तों, भारतीय बाजारों में गोल्ड के भाव में आज मामूली कमी दर्ज की गई है। दिल्ली सराफा बाजार में आज सोने के भाव में महज 19 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी आई। वहीं चांदी के दाम में 646 रुपए प्रति किलोग्राम का उछाल आया है। दोस्तों सोने की बात की जाए तो दिल्ली सराफा बाजार में सोना 46,845 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ, जबकि चांदी 68,426 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1819 प्रति औंस, जबकि चांदी $27.48 प्रति औंस रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे, पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार 7वें दिन हुई बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, पेट्रोल और डीजल की कीमतें आज लगातार 7वें दिन बढ़ी है। दिल्ली में पेट्रोल अब करीब 89 रुपए यानी कि 90 रुपए हो गया है, जो कि अब तक का सबसे महंगा रेट है। वहीं दोस्तों डीजल की बात की जाए तो डीजल 79 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया है। दोस्तों दिल्ली में सबसे महंगा डीजल जुलाई के आखिरी हफ्ते में बिका था, तब भाव 81.94 रुपए प्रति लीटर थे और पेट्रोल का रेट 80.93
46 रुपए प्रति लीटर था, यानी कि उस वक्त पेट्रोल से महंगा डीजल बिका था। मेट्रो शहर में सबसे महंगा पेट्रोल मुंबई में बिक रहा है। यहाँ दोस्तों पेट्रोल का रेट 95.46 रुपए प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 86.34 रुपए प्रति लीटर है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड दूसरा टेस्ट मैच। अश्विन ने रचा इतिहास, करियर में तीसरी बार एक ही टेस्ट में 5 विकेट और सेंचुरी लगाई। जी हां दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच चेन्नई में दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। तीसरे दिन भारत की दूसरी पारी में रविंद्रचंद्र अश्विन ने टेस्ट करियर की 5वीं सेंचुरी लगाई। उन्होंने इंग्लैंड की पहली पारी में 5 विकेट भी लिए थे। अश्विन ने करियर में अब तक 3 बार एक ही टेस्ट में 5 विकेट और सेंचुरी लगाई। वह ऐसा करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। दोस्तों अश्विन के रिकॉर्ड बनाते ही दूसरी ओर छोर पर खड़े मोहम्मद सिराज खुशी से उछल पड़े। वहीं इंडियन ड्रेसिंग रूम में मौजूद खिलाड़ी और फैंस भी काफी खुश नजर आए। दोस्तों इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर इयान बोथम ने सबसे ज्यादा 5 बार एक ही टेस्ट में 5 विकेट और सेंचुरी लगाई है। इसके बाद अश्विन का नाम आता है। उनके अलावा वेस्टइंडीज के गैरी सोबर्स, पाकिस्तान के मुश्ताक अहमद, साउथ अफ्रीका के जैक कैलिस और बांग्लादेश के शाकिब अल हसन ने 2-2 बार ऐसा किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पटना में भूकंप के हल्के झटके, डर के मारे घरों से बाहर निकले लोग। जी हां दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। ये झटके थोड़ी देर पहले महसूस किए गए। दोस्तों भूकंप के झटके महसूस करने के बाद लोग घरों से बाहर निकल आए। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट कर कहा कि उन्होंने भूकंप के झटके महसूस किए हैं। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया कि पटना में भूकंप के झटके महसूस किए गए। मैं कामना करता हूं कि सभी लोग सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। सुरक्षा का ध्यान दीजिए और अगर जरूरत पड़े तो सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। दोस्तों भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.5 मापी गई है। भूकंप का केंद्र जमीन से 5 किलोमीटर नीचे था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 22 शतक ठोकने वाले विकेटकीपर नमन ओझा ने लिया संन्यास। सुरेश रैना की कप्तानी में किया था डेब्यू। जी हां दोस्तों, भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज नमन ओझा ने सोमवार को इंटरनेशनल और घरेलू क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। 37 साल के इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने भारत के लिए टेस्ट, वनडे और T20 इंटरनेशनल तीनों फॉर्मेट में क्रिकेट खेला है। नमन ओझा ने टीम इंडिया के लिए 1 टेस्ट, 1 वनडे और 2 T20 मुकाबले खेले हैं। दोस्तों नमन ओझा ने 2010 में जिम्बाब्वे दौरे पर वनडे सीरीज में अपने इंटरनेशनल करियर का आगाज किया था। उस सीरीज में सुरेश रैना को धोनी की गैर मौजूदगी में कप्तान बनाया गया था। साल 2015 में श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो में नमन ओझा ने अपने करियर का एकमात्र टेस्ट मैच खेला था। घरेलू क्रिकेट में मध्य प्रदेश के लिए क्रिकेट खेलने वाले नमन ओझा ने 146 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं, जिनमें 41.67 की औसत से 9,753 रन बनाए हैं। फर्स्ट क्लास मैचों में उन्होंने 22 शतक और 55 अर्धशतक भी जड़े हैं और उनका सर्वाधिक स्कोर नाबाद 919 रन रहा है। तो दोस्तों यह थी अभी तक की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्रिकेट की दुनिया में सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाले गेंदबाज का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस गेंदबाज का नाम जिसने की क्रिकेट की दुनिया में सबसे ज्यादा विकेट हासिल किया है, तो जल्दी से उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।